सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि आप लार्जर बेंचेस से बनाएं। आप भी मेहरबानी फरमा ले, 12 जजेस की फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठे। बड़ी अच्छी बात है कि असद नोटिस लिए। नोटिस लेना काफी नहीं है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और लोगों को एग्जाम्पल बनाना वो सबसे है। जो तोशाखाना की सजा थी मुअत्तल कर दी गई है। अब अगर कल इंशाल्लाह जो दूसरा केस हमारा लगा हुआ है उसमें भी ये सजा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कल ही बाहर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद यूं महसूस होता था कि यह मसला निपट गया है, क्योंकि एक फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, 2 बल्कि इजलास हुए और उसमें यह फैसला हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका कुछ दरमियान का रास्ता निकालेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमीशन बना दिया और उस कमीशन की सरबराही पाकिस्तान के गैर मुतनाज़ा तरीन जज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को सौंप दी गई और यूं लगता था कि मामला सेटल हो गया। लेकिन आज फिर अचानक मामला दोबारा अनफोल्ड हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो ले लिया, चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया और 7 बुध के दिन इसको फिक्स भी कर दिया। इसकी थोड़ी देर बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तरफ से एक लेटर आया और उन्होंने कमीशन की सरबराही करने से माजरत इख्तियार कर ली, जिसके बाद एक नया बहरान पैदा हो गया। अब एक कमीशन बना और उस कमीशन को बाकायदा गवर्नमेंट की कवर हासिल था, वो खत्म हो गया। उसके बाद अब सोमोटो हुआ। अब सोमोटो के बाद बुध के दिन जाहिर इसकी हेयरिंग होगी। बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या उन 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगी और अगर बुलाएगी तो उनके एतराजात पे क्या जो खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की प्राइम खुफिया एजेंसी है, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, क्या उनको भी बुलाया जाएगा? और अगर उनको बुलाया जाएगा तो क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर लाइव कैमरों में अपने एतराफ़ जुर्म करेंगे या फिर अपनी वजाहत करेंगे? और अगर वो वजाहत करेंगे तो क्या उस वजाहत को तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इस साइड पे जो जजेस हैं क्या वो अपने इल्ज़ाम को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो एक ऐसा बहरान है पाकिस्तान में जिसकी नज़ीर पाकिस्तान में इससे पहले नहीं मिलती। अब इसको सेटल कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सोमोटो क्यों हुआ? वो जो एक रुकनी कमीशन था अब उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? गवर्नमेंट की जो सुबकी हुई सारे मामले में वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उसका इजाला कैसे होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और हमने यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास 2 एक्सपर्ट होंगे जो ये बताएंगे कि बैकग्राउंड क्या इस केस की और इस नोयत का केस क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले आया था या नहीं आया था, और अब अगर आ गया है तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसमें से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे निकलेगी? इसमें से जो प्राइम खुफिया एजेंसी है वो अपने आप को कैसे अपने आप को साइड पे करेगी? और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एक रुकनी कमीशन बनाया था वो आज कहां स्टैंड करेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं हाफिज एहसान साहब, सीनियर वकील है, माहिर कानून है, और उनके साथ हसनात मलिक साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। मलिक साहब ये फरमाइए कि अचानक कैसे हो गया? क्या उससे पहले जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था क्या उसमें यह फैसला नहीं हुआ था कि कमीशन बनेगा और कमीशन ही फैसला करेगा? फैसला तब्दील कैसे हो गया अचानक? देखें, ये तो उस सोच की मेरा ख्याल है शिकस्त है जो चाह रहे थे कि जी कमीशन हो, और ये फिर सोमोटो क्यों लिया गया? इतलात ये हैं कि जो हुकूमती अहदेदार हैं वो कहते हैं जी हमें तो जजेस ने कहा कि कमीशन बनाए, हमने इनकी ख्वाहिश पे कमीशन बनाया, फिर हमने नाम शेयर किए। बताया जा रहा है कि फार्मर चीफ जस्टिस नासुर मुल्क से रब्ता किया गया, उन्होंने माजरत की, फिर उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से रब्ता किया गया, वो विलिंग हो गए। अब उनकी साइड से ये खबर आ रही है कि वो कहते हैं कि उनको ये इंप्रेशन था कि फुल कोर्ट ने भी उनका नाम अप्रूव किया। जब उन्होंने इधर उधर से बातें, जब उनको पता चला कि फुल कोर्ट में तो डिवीजन है और उनका नाम तो डिस्कस ही नहीं हुआ, और फुल कोर्ट में चाहे मिनॉरिटी भी हुए लेकिन जजेस उसके मुखालिफ है, और फिर वकला का भी देखें बाहर जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन और इंडिपेंडेंट बहुत से वकीलों ने इस मामले की मुखालफत 300 और मैं देख रहा हूं कि जिलानी साहब की जो तबीयत है, हाफिज साहब भी इसको सेकंड करेंगे, वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, इन्होंने वो मौकफ की तकवीयत दी जो मिनॉरिटी का मौकफ था सुप्रीम फुल कोर्ट में कि जी आप ये मामला जो है ये एग्जीक्यूटिव को जाने वाला है ही नहीं, ये मामला जो है हमें खुद देखना चाहिए सोमोटो लेके, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल गाइडलाइन, वो तो गाइडलाइन जजेस जा रहे हैं। आपका ख्याल है फुल कोर्ट डिवाइडेड था?
फुल कोर्ट इस साइड पे कौन था, इस साइड पे कौन था? 3-4 जजेस इस साइड पे थे और उधर मेजॉरिटी थी काजी फैसल साहब, लेकिन जो मेजॉरिटी का व्यू कमीशन बनाने में, कमीशन बनाना, लेकिन जो मिनॉरिटी व्यू है वो था कि जी हमें खुद सोमोटो लेना चाहिए, तो फिर उन्हीं की बात अब सोमोटो लिया जा रहा है और सोमोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेशर में आई। देखिए वादे अगर आप कहेंगे सोमोटो प्रेशर नहीं है तो प्रेशर तो है, प्रेशर वकला का है और सूरत हाल है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही है। 6 महीने से हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और बार एक पेज पे हर मामले में है, तो एक वो एक मामला था कि जी वो एक नैरेटिव जो था, लेकिन वो एक बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते थे कि जी ये 6 जजेस के बयान को अगर तकवीयत मिली तो नैरेटिव बनेगा पीटीआई को इसका फायदा होगा। वो नहीं चाहते थे कि इस चीज को बने, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस चीज को हैंडल फिर नहीं कर सके। फिर अब जो सोमोटो होगा इसमें ज्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा चीजें हों। अल्टीमेट भी मामला कमीशन की तरफ ही जाएगा या जेआईटी बनेगी, लेकिन जेआईटी कैसे बनेगी, क्योंकि जेआईटी ये सारा इशू एजेंसियों का है। देखिए एजेंसियां कैसे शामिल होगी? देखिए कोई भी मामला हो, कंट्रोवर्सी जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में इतना आगे जाए, लेकिन वहां भी मसला आएगा। आप देखिएगा बहुत से कुछ जजेस जो हैं वो कहेंगे कि हमें कमीशन नहीं, हमें खुद ही फैसला करना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। और अब देखिएगा कि जो बुध की हियरिंग होगी उसमें भी जो रिमार्क्स आएंगे उसको हर जमात जो है अपना अपना उसका वो कहेगी कि जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये फलां जज बात कर रहा है, और उसमें देखिएगा कि ये अब देखना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस गाजी फैसा में भी वो 2 दिनों में स्ट्रेटेजी यही बनाए कि हम यूनानिमसली इस मामले को चले। लेकिन हम माजी में देखें कि जो एक हफ्ता जो डेवलपमेंट हुई, जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस में नजर आई और उन्होंने कहा जी कि हम इन जजेस पे एतराज करेंगे जब ये पीटीआई के केसेस सुनेंगे, तो वादे लगा था कि वो जजेस पे प्रेशर है और वो ट्रायल पे हैं, न कि वो लोग हैं जिन पे ये इल्जाम आ। बिल्कुल सही। तो अब जो है जो ये सोमोटो है, देखना है कि क्या ओपन हियरिंग में भी जो फुल कोर्ट में जजेस के तसुरात थे, जो रिमार्क थे, जो जजेस इन 6 जजेस पे निशाना बना रहे थे कि इन्होंने गलत किया, टाइमिंग ठीक नहीं थी, क्या वो अब ओपन हियरिंग में भी यही बात करेंगे या वो कोई और हफ्सा ये फरमाइएगा सर, अब क्योंकि 6 जजेस जो है जाहिर है उनको भी अदालत में आना पड़ेगा, उसके बगैर तो मामला सेटल नहीं हो सकता। क्या वो खुद आएंगे या उनके वकील आएंगे, क्या वो सबूत पेश करेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि 6 जजेस का ट्रायल शुरू हो जाए? देखिए चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मौका दिया। जो भी इवेंट्स हुए हैं और पिछले 5 दिन के अंदर भी जो इवेंट्स आए हैं वो पाकिस्तान की जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। 6 जजेस का लेटर लिखना, रोज एक रिकॉर्ड बन रहा है। रोज देखिए 6 जजेस का लेटर लिखना, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने ब्रदर जजेस से फुल कोर्ट मीटिंग करना, उस मीटिंग के अंदर एक चीज का तय होना, उससे ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बीइंग एग्जीक्यूटिव उसको मिलना चाहिए, उसके अंदर एक मीटिंग का होना, उस मीटिंग के अंदर प्यून जज का बैठना, रजिस्ट्रार का बैठना, अटॉर्नी जनरल का बैठना, प्राइम मिनिस्टर का बैठना, लॉ मिनिस्टर का बैठना, और उसके बाद एक लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद दोबारा जो है फुल कोर्ट की मीटिंग का होना, और फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद जो हमने 8:30-9 बजे देखा तो वो सारे के सारे जो इंप्रेशन थे वो सारे के सारे किसी और तरफ जा रहे थे। अब हुआ ये है कि सारी एक्सरसाइज के अंदर अब जो सुओ मोटो वाला प्रोसेस है, मेरा पहले भी ये था कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसकी बजाते खुद सबसे बड़ी कस्टोरियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये हाई कोर्ट है। इन्हें कंटेम्प्ट लेना चाहिए था, अगर चीफ जस्टिस ने नहीं किया, बात आ गई थी, तो अगर ये फैसला करना था तो पहले ये फैसला कर लेते। इसके लिए जो आया है मेरा ख्याल ये है कि इससे जो चीजें आई हैं उसके अंदर इफ एंड बट्स आने शुरू हुए, और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी से फुल कोर्ट के अंदर फैसला करती है कि ये वे फॉरवर्ड है, उस वे फॉरवर्ड को फेडरल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, और उसके बाद 3 मेंबर्स की कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर है वो एक नई चीज ले आती है कि नहीं हम इसको अब कॉग्निजेंस लेते हैं सो मोटो के अंदर 180। तो क्या 3 मेंबर्स का जो फैसला है वो उस मेजॉरिटी के फैसले को किस तरह बायपास करेगा? यही सबसे प्रेशर में आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैं ये समझता हूं कि जो 2-3 दिन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आया था कि जी चीफ जस्टिस नहीं चीफ जस्टिस रिजाइन करे, हाई कोर्ट वाला चीफ जस्टिस वो रिजाइन करे, सुप्रीम कोर्ट वाला, उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि किसी न किसी जगह जो है जो चीजें करनी चाहिए थी से गो हेड जब दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था कि उसके ऊपर खड़े रहते। लेकिन आप ये देखें अभी ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए चलता है, 2-4-3 घंटों के बाद। इतना इसके बावजूद प्रेशर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस प्रेशर में बह गई। नहीं देखे ना, इसीलिए तो चौर साहब कहते हैं कि जजेस को ना अखबार पढ़नी चाहिए ना मीडिया देखना चाहिए। अब जब बार बार इन चीजों को आप देखते हैं, अब देखें हुआ क्या इस सारी एक्सरसाइज के अंदर। अब यह है कि आर्टिकल
आर्टिकल 184(3) का ये केस ही नहीं है, आर्टिकल 209 का भी ये केस नहीं है। अब भी इसके नीचे या इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, और वो भी नहीं बनेगी चूंकि एग्जीक्यूटिव इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब आपने फिर एक कमीशन बनाना है। अब वो जो कमीशन बनेगा कौन बनेगा, यानी कि आपने जो सर ना जेआईटी के लिए कोई बंदा राजी होगा, ना एफआईए इसकी जिम्मेदारी निभाएगी, ना पुलिस करेगी, एक शख्स जो था और ना कोई कमीशन बनेगा। चौधरी साहब पिछले 8-10 जो चीफ जस्टिस आए हैं उसमें 2 ही ऐसे थे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी या जिसको लोग इंडिपेंडेंट कहते थे। एक ने माजरत कर ली, दूसरे ने पता नहीं किस तरह उस चीज को किया, और उसने एक्सप्रेस भी किया। वो भी प्रेशर में आए नहीं, देखें मेरा ये ख्याल ये है कि जब ये सारी चीजें आई हैं, उस चीज के अंदर आया है, तो उन्होंने उसके अंदर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा कुछ मूड और है तो मुझे भी अपने मामला जो है उसको रिकंसिडर करना चाहिए, इसलिए उसके अंदर हाँ ये देखें, आज तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी फुल कोर्ट के मिनट्स ओपन नहीं होते। जब आप एक फैसला कर देते हो, अब आप देखें मुबारकबाद ने सुप्रीम कोर्ट बार भी दे रही है, बार एसोसिएशन भी दे रही है, लाहौर बार भी, पंजाब बार काउंसिल दे रही है कि हर आदमी अपनी मर्जी का फैसला चाहता है पाकिस्तान में। अब तो ये आ गया ना मलिक साहब के पास। अच्छा, और दूसरा इस चीज के अंदर मलिक साहब आप ये देखें कि पिछले 2018 के अंदर कोई एक बताएं कि जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी एक सेंटेंस को एंडोर्स किया हो। हाँ, उनके पास सोशल मीडिया नहीं, और कोई एक केस बताएं कि जिसके अंदर इमरान खान के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया हो, कोई एक केस बताए ना। तो फिर अगर वो सारी चीजें भी नहीं है तो फिर कौन से ऐसे इश्यूज से, और उसके लिए जो है जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं लीगली ब्लंडर किया वो उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया जिसको सर साकिब निसार ने किया था। शौकत अजीज सिद्दीकी का जब आर्मी चीफ का लेटर आया था, फेडरल गवर्नमेंट अगर उसे विड्रॉ भी करना चाहती तो कहते हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, वो मौका हमने मिस किया। इन्वेस्टिगेशन वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। और दूसरा अगर चौधरी साहब अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था कि एसजेसी की रिकमेंडेशंस को सेट असाइड करके रिमांड करती और दोबारा कहती कि इनको इन्वेस्टिगेट करने, ये लेटर की नौबत ही नहीं आनी। अच्छा भाई साहब देखें, ये मामला ये नहीं होता कि आपने एक फैसला कर लिया, ठीक है, आपने सो मोटो ले लिया, आपके पास इख्तियार था, आपने ले लिया, और उसके बाद आपके पास दूसरा इख्तियार ये था कि आप बेंच बना देते, आपने एक लार्जर बेंच बनाया। लेकिन मसला, इस मसले को सॉल्व कैसे करेंगे आप, क्योंकि ये तो गंभीर है मसला। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला 70 साल वाला मसला है, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये हल इतनी जल्दी हो। ये है कि क्या कोई एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया जाएगा 7 रुकनी बेंच की तरफ से, कोई डेटरेंस बनेगा, हाई कोर्ट के 126 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या मैसेज दिया जाएगा, ये असल चीजें हैं कि क्या है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, देखिए ट्रायल आपको फिर करना पड़ेगा। देखिए मामला ये है कि मामला ये है, अब इसके अंदर ये जजेस क्या चाह रहे थे, 6 जजेस ये इस इशू को हाईलाइट करना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हमें गाइडलाइन, अगर फर्ज वो इशू हाईलाइट हो गया। मसला ये है कि उसमें वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है कि क्या टाइमिंग, एक वक्त ये जो जजेस ने खत लिखा है ये ठीक लिखा है, टाइमिंग का क्या इशू है वैसे, सवाल ये नहीं, वो मामला 1 साल पुरानी चीजें हैं। हाँ ठीक, और इस साइड पे क्योंकि कैसे लगे हुए, अब ये मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैज साहब में भी इस मामले में सवाल उठाए, वो अमूमन जब वो जो बात होती है वो इसको वो इस पे नहीं रुकते, वो कहेंगे कि ये मामला तो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में हुई है, तो क्यों नहीं उस वक्त टेकअप हुई है, ये मामला खत्म। अच्छा, वैसे एक खबर यहाँ पे ये भी गर्दिश करी, स्पेकुलेशन है, वैसे मैं पहले कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जी रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, तो इस खत के अंदर अंदर रिलीफ मिल गया, आज तोशा खाने का फैसला हो गया, उसमें उनको रिहा कर दिया गया, कल साइफर केस का फैसला हो सकता है, और बुध जब हेयरिंग होगी तो उससे पहले पहले इमरान खान वो तो जिस तरीके से सजाएं दी गई हैं, हाफिज साहब भी इसको मानेंगे कि सस्पेंड बड़ी इजीली हो जाएंगे, और वो मकसद भी ये इलेक्शन तक था, हालांकि मेरा ख्याल है वो बैकफायर हो गया। जिस तरह 3 सजाएं और खासकर इद्दत वाले फैसले में जिस तरह रिएक्शन लोगों का आया, वो उनको विक्टिम कार्ड का मौका मिला वो खेलने का पीटीआई को, और उसका उनको फायदा हुआ। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ जो है वो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि वहाँ चीफ जस्टिस जो है उनकी अलग सोच है और दूसरे जजेस की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। सारे जजेस की सोच डिफरेंट होनी चाहिए, वैसे देखिए पॉलिटिकल केसेस में जो है वो हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। अब देखें पोलराइज सोसाइटी है, इसी तरह जजेस भी, अब सबको पता है कि पीटीआई को कौन से जजेस पसंद हैं, कौन से वो नाखुश हैं, इसी तरह कौन से पे नून लीग खुश है और नून लीग किन से नाराज है। 1 मिनट रह गया, आपने साहब आपकी तरफ आ रहे सर, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए चीज ये है कि जो 184(3) की प्रोसीडिंग अब स्टार्ट होगी ये कंक्लूसिव नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दोबारा आएगी, फिर देखे। दूसरा ये है कि अगर इसको दोबारा सो मोटो की तरफ जाना चाहिए था तो चीफ जस्टिस साहब को या उस कमेटी को दोबारा मामला फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए था कि जी 2 दफा आपने ये फैसला किया है, अब हम 3 मेंबर्स ये समझते हैं कि हमने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना
करना है, आपका इसके अंदर क्या व्यू है, और ये जो व्यू है ये दोबारा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि अब हमने फुल कोर्ट ने ये व्यू किया है तो हम इसको ये चाहते हैं कि हम अपने लेवल पे करें। अब मैं समझता हूं कि अगर ये मामला जुडिशरी ने दोबारा इस कॉग्निजेंस के अंदर टेकअप कर लिया है तो क्रिटिसाइज करने की बजाय जो भी वो करें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रूफ पूरा होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलना चाहिए, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उन्हें एविडेंस के साथ आना चाहिए, जिनके ऊपर लगे हैं उनको भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 देता है। और इस इश्यू सरकारी मुलाजिम है, वो तो कोर्ट नहीं आ सके। नहीं देखे ना, अगर आप ये देखें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर सवाए एक केस के ना कोई एजेंसी आइडेंटिफाई है, ना कोई पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई है। शौकत सिद्दीकी साहब के दौर के अंदर तो 2 पर्सनैलिटी भी थी और एक मीटिंग भी थी। इस केस के अंदर कोई अंदर भी है नहीं, ना इस केस के अंदर सिर्फ इस केस इस हद तक है, ना इसके इस हद तक है कि जब हमने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि हमने डीजीसी को कहते हैं कि इन चीज को वेरीफाई करे, लेकिन ये नहीं है कि उनके साथ डायरेक्ट उन्होंने किसी ने कहा कि ये वैसी है। दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खान साहब, यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म हो रहा है। इसके बाद सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब होंगे और निसार जट साहब हमारे साथ होंगे। और इशू बड़ा सिंपल है कि इस वक्त एग्जेक्टिव कहां पे खड़ा है, क्योंकि एग्जेक्टिव भी इस सारे मामले में विक्टिम बन चुका है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस सेगमेंट में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। निसार जट साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। मैं बल्कि वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहता हूं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पता नहीं क्यों कंफर्टेबल है ये। बहरहाल मैं इन दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। और इशू ये है कि गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहने पर एक कमीशन बना दिया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो है वो उसके लिए एग्री कर गए, फिर जिलानी साहब भी चले गए और एक नया ज़ाहिर है फौरी तौर पे बेंच भी बन गया। तो अब गवर्नमेंट कहां एग्जिस्ट करती, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की बड़ी बेइज्जती हुई है। तो अफनान साहब, ये वैसे आपको फील नहीं हुआ कि एग्जेक्टिव हैं आप, और एग्जेक्टिव की आज अथॉरिटी कहां है, किस जगह पे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमें जो है वो ज़ाहिर हमने ये इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी ही मामला किया था, और हमारा ये ख्याल था कि तसद्दुक़ जिलानी साहब एक अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो पीटीआई उनको नॉमिनेट कर चुकी है फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब वो अगर उन्होंने TORs पढ़ के अगर उन्होंने उसको आगे से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया ऑफर को, तो फिर ज़ाहिर इसमें हमारा तो हमने तो एक नियति से एक काम किया था। अब मामला जो कोर्ट में, अब कोर्ट डिसाइड करेगी जो भी है। तो आप साइड पे हो गए सारे मामले? हमारा कुछ तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली आएगा एग्जेक्टिव पे ही, क्योंकि इशू एग्जेक्टिव का है और 6 जजेस ने एतराज एग्जेक्टिव पे किया है कि आप इंटरफेरेंस करते हैं। देखिए, एग्जेक्टिव के एक इदारे, झेली इदारे के अंदर ये जो मामलात हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं लोग, उन्होंने उंगली उठाई है। तो अब वो कोर्ट में सब जुडिस्ट है, उसमें अब जो कोर्ट फैसला करेगी वो तो आपको पता है बाइंडिंग, आप उसको तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। जैसा ये फरमाइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने ढोल क्यों पीट रही है कि हम जीत गए, हमारा प्रेशर देखें, हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन की, गवर्नमेंट लेट गई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लेने पे रजामंद हो गए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चले गए। शुक्रिया चौ साहब। हमारा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है कि हम जीत गए। हमारा जो मौक़िफ़ था कि हमने जो जंग लड़ी है इस इलेक्शन में, रूल ऑफ लॉ की, आइन की, कानून की, उसमें आज एक विक्ट्री हासिल की है हमने। कि 6 जजेस जो हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक अपने काउंसिल को ख़त लिखा और ख़त लिखकर अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके सामने रखे। और मेरा ख्याल है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये पहली मरतबा मंजर आम पे नहीं आए, इससे पहले भी बहुत मरतबा मंजर आम पर आए। इस मरतबा जो कमीशन बनाने की जो एक प्लानिंग थी कि इस मामले को कमीशन की नजर कर दिया जाए। आपको मालूम है पाकिस्तान में अभी तक किसी कमीशन ने कोई प्रमोशन हासिल नहीं किया, कोई सक्सेस हासिल नहीं किया। इसे भी इसी तरह विड्रॉ करने की, ये तो मैं समझता हूं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो इंतहाई एक शरीफ और अच्छे इंसान है कि उन्होंने इस मामले से अपने आप को दूर करके, और लेकिन ये इतला ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बनाया, सोमोटो लिया, और उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लेटर लिखा। जी देखें, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पहले बनाया या उन्होंने पहले दिया, बहरहाल मैं समझता हूं कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। नहीं, अभी आपकी तसल्ली नहीं हुई, 7 जजों से आपकी तसल्ली नहीं हुई। चले 7 जजेस कर लें, चलो 7 जजेस कर लें, लार्जर बेंच आ जाए। हमारा कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। चौ साहब, आप यकीन करें, इस ट्रांसपेरेंसी को ढूंढते या बहस करते करते आज जिस नैश पर हम लोग खड़े हैं ना,
आप यकीन करें कि पाकिस्तान की अवाम बेबस होकर रह गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि इन 6 जजेस की खतूत का जो है जायजा लेकर इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसका इंग्लिश में नहीं, इसका उर्दू में ट्रायल होना चाहिए और मुकम्मल टीवी पे जो है इसकी वो जो है कवरेज दिखानी चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या करना है। अफनान साहब, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज आपको दाद देनी पड़ेगी कि एक अकेली पार्टी है और उसने सबको आगे लगाया हुआ है। अब देखें, सिर्फ कुछ एतराजात उन्होंने उठाए कि ये कमीशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इसका नतीजा नहीं निकाल सकेंगे, गवर्नमेंट जो है वो अंडर द कारपेट रखना चाहती है इसको। सिर्फ उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर वो भी जो एक्स है वो बंद है, उस फॉर्म में भी इन्होंने प्रेशराइज किया आपको। तो गवर्नमेंट देखें आज कहां खड़ी है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने अपनी ऑफर वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सो मोटो लेने पर मजबूर होगी। तो मुझे लगता है कि अवामी ताकत इनके पास है। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवाम की ताकत इनके पास भी है। ये इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। इलेक्शन का रिजल्ट अभी कुछ अर्से पहले ही आया था। जो जहां तक बात है हमारे पीछे हटने की, हम पीछे इसलिए नहीं हटे क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में तो था ही नहीं ना। हमारे हाथ में तो ये था कि हमने इंक्वायरी कमीशन बनाना है और उसको हमने एक चेयरमैन अपॉइंट करना है। चेयरमैन ने TOR देके उसको मना कर दिया और तो आप नया चेयरमैन लिया है सर? नहीं तो अगर फैसला तो एग्जिस्ट करता है ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सो मोटो ले लिया है तो वो अब सुपरसीड कर गया है सबसे मामला, और अब मामला जो है वो कोर्ट में। और देखें, मैं आपको पूछना चाहिए ना चीफ जस्टिस साहब से कि आपके कहने पे हमने कमीशन बनाया तो आपने हमारी बेइज्जती क्यों करवाई? नहीं, वो यही कहेंगे कि जो जिसको आपने हेड लगाया था उसने डिक्लाइन कर दिया, तो फिर हम अब क्या करते? उसमें उन्होंने डिक्लाइन लेट किया क्योंकि आपने उनसे कॉन्सेंट लेके उनको नॉमिनेट किया था। तो फिर तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना। मतलब आप देखें, हमने कॉन्सेंट उनकी ले ली और उसके बाद हमने नॉमिनेट कर दिया और जिसको नॉमिनेट किया उसने डिक्लाइन कर दिया, तो उसके बाद उनके पास ही वापस जाएगा ना मामला। और देखिए, मामला बहुत ज्यादा संजीदा है। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो अफाम तफहीम के साथ, ठंडे दिमाग के साथ मामले को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम ज्यादा पोलराइजेशन मुल्क के अंदर करेंगे, पहले बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उसका फिर सबको ही नुकसान होगा। और अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो उसका भी सब। देखिए सर, आज 2 फैसले आपके गले पड़े। एक तोशाखाना देखें, आपने आपके दौर में ये स्टार्ट हुआ था जब आपकी 16 महीने की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त आपने जो एविडेंस दिए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उड़ा दिया। इसका मतलब ये है कि रॉन्ग केस बना और उसकी जिम्मेदारी आपको कबूल करनी चाहिए। दूसरा, ये जो आपका फैसला था वो 3 दिन में उड़ गया वो भी। तो आज तो बड़ी ठीक ठाक शिकस्त हुई गवर्नमेंट को। देखिए, बात यह है कि इस कोर्ट ने अगर ज़ाहिर उनको रिलीफ दे दिया तो मैं इसके ऊपर क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन ये अच्छा होता कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बोले थे तब यही वाले जजेस जो हैं और यही वाली कोर्ट जो है उनका इसी तरह साथ देती जिस तरह अभी दे रही हैं। क्या ही अच्छा होता कि जब हमारे पे झूठे केसेस पनामा के बनाए गए, जिसके ऊपर आप अलीमा खान साहिबा खुद कह चुकी हैं कि ये गलत फैसला आया था, वो अगर उस वक्त जो है वो फैसले ना दिए जाते तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि हमारी हर जगह पोलिटिसाइज है, जजेस भी पोलिटिसाइज है, एस्टेब्लिशमेंट भी पोलिटिसाइज, हर जगह पोलिटिसाइज है, और वो उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ जाता है कहीं ना कहीं आपको। तो वो अब आपको नज़र आ रहा है। मैं उम्मीद ये ज़रूर करता हूँ कि फैसले कानून के मुताबिक करने चाहिए, वरना फिर ये होगा ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर तो आप समझ लेंगे। तो अच्छा, वैसे जज साहब, ये गवर्नमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्योंकि ये तो इनके फैसले उड़ने शुरू हो गए बाकायदा। गवर्नमेंट सर बेबस खड़ी है। गवर्नमेंट के बगल में पीपल पार्टी बैठी हुई है, अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। गवर्नमेंट तो बेबस है, ले तो ली है और चलाना मुश्किल हो गया है। और ये सारा अपना अफनान भाई ने जैसे कहा कि जी हमने तो एक काम कर दिया, लेकिन इस रिट को जो है वो आखिर वो तो आप लोगों ने जवाब देना है, हमने तो नहीं देना। गवर्नमेंट आप लोगों ने ली है तो फिर आपने परफॉर्म भी करना है। तो फिर जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी है, उससे क्या होना है? उससे यही होना है कि एक जो मुल्क में एक पहले ही हम इतना मतलब कि दबाव का शिकार हो चुके हैं, मजीद हम उस दलदल में फंसेंगे। तो इनको क्या करना चाहिए? ठीक है, फौरी तौर पे इनको क्या करना? इनको जवाब आपके पास भी नहीं है। नहीं क्योंकि इनके करने का कुछ है नहीं। इस फैसले में अगर ये ओपन ट्रायल हो जाता है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी वो उसी उन्हीं आंसुओं से रो रहे हैं। ये भी आज तक वो नहीं भूले तो ना। आपका ख्याल ये है कि जो खुफिया इदारे हैं उनके लोगों को बाकायदा अदालत में पेश होना चाहिए और उनका ट्रायल होना चाहिए पाकिस्तान में पहली मरतबा? सर आप ये चाहते हैं? मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं कि 6 जजेस ने जो खत लिखा ना, इसके ऊपर
ऐसी एक होनी उससे चाहिए पहले investigation। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने उनको फारिग कर दिया था, प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर पे फौरन फिर साइन आप किया इन था, 6 को भी प्रेसिडेंट साहब फारिग इंतजार कर कर, रहे आप थे। इन 6 को भी फारिग करने बात खत्म हो जाए तो फिर तो मामला ही खत्म उस हो वक्त गया। भी तो जज थे, ये- जो उन्होंने अगर उस- ओपनली बोला था, ये आज भी नहीं बोल रहे तो थे आज लोग। अगर खत जजेस ने लिखे हैं, अपनी तकालीफ रखी हैं, तो जुडिशरी में उस उन्होंने वक्त भी रख तो दी जज हैं। था ना जो अपनी तकलीफ ठीक रख है रहा जी। था। तो ठीक है, उस वक्त कर लेते ना, 100 मोटर ले लेते, कर लेते तहकीकात, किसने रोका नहीं, था? उस वक्त कहते हैं ठीक वो है आपके जी। जजेस थे। नहीं ऐसे नहीं ना कि साथ हमारे अली साहब जजेस साहब, हैं, साथ ये अली साहब हमारे भाई कहते हैं रिलीफ नहीं जस्टिस। ठीक है, अब किसी को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। देखें अब रिसेंटली आज हमारे मतलब कि 2 हमारे दोस्त बिलाल इजाज और फराज नून, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ओथ लिए। ओथ लेने के बाद ये उनको वहां पर ना उनकी कोई फॉरेंसिक हुई, ना उनकी कोई अपना उनकी सेटिस्फाई, उनको सुना गया, ना उनकी किसी ने दादरसी की, और वो उनको फारग करके इन दोनों सीटों से घर बिठा दिया। और फिर जस्टिस फिर चौधरी साहब, पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो बड़ी शऊर वाली हो गई, वो सारी मामला समझ रही है। हमें अपने जो है ना अपनी सफों में अब दुरुस्तगी लानी होगी। अगर हम लोगों ने आज इस ईवान के तकद्दुस को ना समझा और फिर वो माजी के काम का अगर एक दूसरे के सामने रखकर आगे बढ़ते गए ना, तो यकीन करें कि पाकिस्तान की अवाम में जितना पोटेंशियल है वो सारा का सारा जाया हो जाएगा। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन बहरहाल इस सारे मसले का हल इरफान साहब यही है कि आप सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक है वो दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इरफान साहब, ये इकट्ठा बैठने के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं, और सेकंडली ये है कि जिस तरह ये सारे केसेस खुल रहे हैं, कल को अगर हल्के खुलने शुरू हो गए तो आपके 30 MNAs उड़ जाएंगे। जब वो उड़ जाएंगे, गवर्नमेंट किसी जगह रहेगी नहीं, और वो जो बेइज्जती है वो आप बर्दाश्त ही कर सकें। देखिए, मैं तो इसके ऊपर मेरा बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। जो कानून जो है वो कहता है उसके हिसाब से चले। देखिए, हमने शॉर्टकट्स के चक्कर में और हमने जो है वो डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स के चक्कर में हम यहाँ पहुंच गए। हमें एक दफा आइन और कानून को भी ट्राई कर लेना चाहिए, शायद उसमें हमें फायदा ही हो जाए इस मुल्क को। तो स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा। नहीं, हम तो रेडी हैं। देखिए, हमने चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात की, हमने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर चार्टर ऑफ PM साहब ने कहा, ऑपोजिशन उससे पहले फॉर्म 45 का मसला हल करें आप। नहीं, देखिए, ये मसला तभी हल होगा जब बैठेंगे। ये मसला अगर आपने रोड पे हल कराना है, आपकी मर्जी, आप लगे रहे। लेकिन और ये एक और भी बात बता दूं, आप आने वाले इलेक्शनों का भी ध्यान में रखें। आगे आइंदा भी कोई इलेक्शन, हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होगा, हर वक्त मसले मसाइल, और इवेंचुअली लोगों की बर्दाश्त खत्म होगी और फिर मामला जो है वो सड़कों पे आ जाएगा। तो मैं तो इनसे पहले भी मैंने PTI के लोगों से वाली बात की है कि देखें, अब बेहतर ये है कि एक बैठ के सारी पार्टियां एक लेजिस्लेशन कर लें। एक तो वो जो इलेक्शन एक्ट है उसको देख लें, 62, 63 को अबॉलिश करें, NAB को अबॉलिश करें, देखें तभी ये वाले मामला सुलझेंगे। वरना तो फिर आप घूमते रहे सर्कुल, अपना दायरों का सफर करते रहे। जितना तेजी से भागेंगे तो दायरा ही है ना, वो उसमें आप घूमते रहेंगे। सही बात। जैसा वैसे ये जो चोर है, डाकू है, इस रट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और कम से कम आप जो अपोनेंट्स हैं, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको आप एक पॉलिटिकल फिगर्स को माने और फिर उनके साथ बैठे, आप बैठ के मसला हल करें। चौधरी साहब, फिर अगर जब माजी से थोड़ा सा शुरू करें तो EVM एक अच्छा ऑप्शन था। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बड़ा एक मजबूत एक माजी चलते जाएंगे, 1971 तक चले जाएंगे, उसके बजाय आज से स्टार्ट करें। वो अगर हो जाता तो शायद। अब ये जो इलेक्शन है, इस कदर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा दिया गया। आप यकीन करें कि मतलब कि मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि मैं आपको बताऊं कि नून के उम्मीदवार खुद कह रहे हैं कि यार ये रिजल्ट हमारा आ कैसे गया, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। मसलन कौन कह रहा है? ठीक है जी, कौन कह रहा है? मैं सब नाम नहीं लूंगा। तो खत्म होगी ना बात फिर। नहीं, ये तो हो गया स्टेटमेंट है ना। नहीं ऐसे स्टेटमेंट है जैसे आप कह रहे हैं हमारे हल्के में रिकाउंटिंग हुई है। मैं इशारा आपको दे देता हूँ, चलें आपके प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। जो सब आपके हल्के में रिकाउंटिंग हुई, जी हाँ, बस ठीक हो गया, आप जीत गए, हम हारे हैं। किस हल्के की बात कर रहे हैं? चले आप नई बात आ रहे तो मैं बताया था, हाफिज अताउल्ला साहब मेरे नीचे MPA थे, ठीक है, वो 300 वोटों से हारे। उन्होंने रिकाउंटिंग में गए तो वो 7000 से आगे, और उसकी फॉरेंसिक के लिए अब हम दर फिर रहे हैं। हम उनको वहां पर बैठकर कह रहे हैं कि यार ये स्टैंप जो डबलिंग हुई है, इनकी साइज को मैनेज कर लेते।
साइज भी फर्क है। मतलब ऐसे ऐसे अब तो सवाल आते हैं कि चौसफ क्या बताएं। जो उसका मिलियन लगा दे। आप लोग यकीन करें कि इस इलेक्शन को ना इस तरह मुतनाज़ा बनाकर इस ईवान में आकर फॉर्म 45, 47 की चोरी करके जो आप लोगों आपके साथ तो नहीं हुआ, आप भी उसी हल्के से हैं। तो साहब अगर आप हर जगह मेरा रेफरेंस देना शुरू कर दें तो अल्लाह मेरे साथ था, अगर मैं कामयाब अगर हुआ हूं तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे अल्लाह ताला का फजलो करम दूसरों पे क्यों नहीं था? कंपैरिजन ये कर देना कि जी आप जीते हैं तो वो क्यों नहीं जीता, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है। इस तरह तो ये होगा आपको भी जितवाया। नहीं क्यों इस तरह नहीं, ठीक है जी, किस्मत ठीक है, यही तो बात है। मतलब मैं आपको दो बंदों का रेफरेंस दे रहा हूं, मैं आपका नाम ले रहा हूं, उनका राइट नहीं, उन्होंने ओथ लिया हुआ है, हलफ लिया हुआ, उनका राइट नहीं है कि अदालत उनको मुकम्मल तरीके से सुने, उनका राइट नहीं। आपका ख्याल है पूरा इलेक्शन खोल देना चाहिए, दोबारा चेक कर लेना। देखें अगर ये कॉन्सेंट कर रहे हैं, बैठते हैं, जो मुतनाजा हल्के हैं उन पर मेरा ख्याल है कि कमीशन बन जाना चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात हो जाना चाहिए। हल्के आप 180 सीटें क्लेम अगर इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन हो गया ये तो ठीक है जी। अगर 180 पूरा इलेक्शन हो जाता है, अगर इलेक्शन कमीशन में इतनी सख्त है दोबारा इलेक्शन कराने की तो पूरा इलेक्शन खोल दें, आ जाए। हमने पाकिस्तान का सोचना है सर, खुदा का वास्ता ईद आ गई है, जो हालात यहाँ पर चौसा बने खड़े हैं ना, पुलिस वाले सड़कों पे खड़े होकर लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं कि ईदी दें। किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, बस करें अब नहीं, अब सख्त नहीं है। साहब मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, ये हालात जो है ना ये वाकई सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा अकल करनी चाहिए। महंगाई में कमर तोड़, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन देख लें आप जितनी है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। वो इन सारे इश्यूज से निकलने के लिए आपको एक नेशनल कंसेंसस चाहिए और उसके लिए आपको फॉर्म 45 का फैसला करना पड़ेगा। देखिए ये फैसला तो हुकूमत ने नहीं करना, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है मामला। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इनके साथ बैठ जाएं और हम इसको किसी एक एमिकेबल तरीके से मामले को रिजॉल्व कर लें, और वो ज़ाहिर ताली दो हाथों से बचती है अगर जो है दोनों तरफ से, और ये इवेंचुअली मसला हल होगा ऐसे ही। ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरह कभी भी सारी ज़िंदगी हल नहीं हो सकता कि एक बातचीत किए बगैर। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि महंगाई के हालात जो है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि, और ये बात मैंने जो है वो मैंने देखा है कि पीएम साहब भी इस बारे में बड़े फिक्रमंद हैं। 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाया आप, 3 रुपए डीजल कम भी किया, पूरी बात बताए ना। 10 रुपए गरीब आदमी डीजल, गरीब आदमी का डीजल ऐसा चलता है आपको देहातों में। ये बहुत अच्छा है, आप एक साइड पे 150 बढ़ा कर एक साइड से 40 कम कर दिया। देखिए मैं तो लुक एट द ब्राइट साइड, मैं तो यही कहूंगा। अब बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि तमाम अतराफ से जो है वो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो पोलराइजेशन ऊपर जा रही है उसको नीचे लाया जाए, और जो प्रेशर है अब देखिए सारे इदारे उसके अंदर शामिल हो गए। पहली मरतबा पाकिस्तान में स्ट्रांग सीक्रेट एजेंसीज जो हैं, प्राइम सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनको अदालत में घसीटा जा रहा है अब जाके। और जजेस 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 8 जजेस हैं, 7 उसके साथ लाइन है, सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब बचे, उनकी तरफ से लेटर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया, फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आगे क्या होगा इससे? देखिए मैं तो आइन और कानून को क्या कहते हैं फॉलो करने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वही होगा सब कुछ। और उसकी वजह ये है कि ये पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है कि एजेंसियों को किसी कानून के ताबे लाया जाए, क्योंकि अगर आप कहीं भी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी या अकाउंटेबिलिटी का कोई कानून ही नहीं होगा या कोई पूछगछ ही नहीं होगी या कोई फ्रेमवर्क ही नहीं होगा, तो वहां पे चांसेस तो होते हैं फिर बहुत हाई कि इसलिए जिस इदारे पर इल्जाम लग रहा है ना वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर है। नहीं मैं आप एग्जेक्टिव हैं और आप इसके ऊपर नहीं, मैं तो देखें बात ये कि हम तो कहां से फंसेंगे, कोर्ट फैसला देगी, हमने इम्प्लीमेंट करना है, ये है कहानी सारी की सारी। हम तो हमारे हम न 3 में न 13 में, आप हमें बीच में ना लाएं। कोर्ट फैसला करे। आप एक ऐसे एम्पायर है, आप कह रहे हैं दोनों खिलाड़ी खुद फैसला कर। नहीं मैं कह रहा हूँ कोर्ट फैसला करे, अगर हम इम्प्लीमेंट ना करें तो आप हमें बुला के पूछेंगे कोर्ट ने फैसला किया। आप जबरदस्त किस्म के कमेंटेटर है, जबरदस्त किस्म के एम्पायर है, साइड में बैठ के मैच से अल्लाह करे कोर्ट का फैसला को आए तो शहबाज शरीफ साहब पूछने वाले बने, देखेंगे जब वो पूछेंगे। अल्लाह करे कोर्ट का ऐसा अच्छा फैसला है। और देखिए बात ये है कि मैंने जैसे पहले भी वाली बात, इस सारे मामले शहबाज साहब फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी साइड पे आईएसआई है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसके अंदर जो बेहतरीन मामला है वो यही हो सकता है कि जो इंक्वायरी हो या जो तफ्तीश हो उसके अंदर जो है वो जो मामला सामने आया उसके हिसाब से चला जाए, मैं तो ये समझता हूँ। फिर कानून जो है। अच्छा वैसे जज साहब ये जो फैसला होगा आपके लिए काबिल कबूल होगा? क्योंकि फैसला अगर आपके खिलाफ होगा फिर सड़कों पे
जी नहीं, इंशाल्लाह ताला ये फैसला काबिल कबूल होगा। तो सर अभी तो 7 लार्जर बेंच को तस्लीम नहीं कर 7 मेंबर्स के आप, तो फैसले को कैसे मानेंगे? किसने नहीं तस्लीम किया? आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट? नहीं, हमने तो ये तो हमारी रिक्वेस्ट है ना कि फुल कोर्ट हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट समझते है कि 7 जज फैसला करेंगे तो हम तो उसे आमीन कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का पर क्वेश्चन है सर। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, इन खतूत ने हमारी बुनियादें हिला के रख दी हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। एक बात है कि शौकत अजीज की जो बात थी ना, उसने बुनियादें नहीं हलाई थी। इन 6 जजों की जो खत है उससे बुनियादें हिल गई। सॉरी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो लेटर था, ये जो उनकी बात थी, उनकी करतूत थे, उनकी जो तकरीर थी, उससे नहीं आपकी बुनियाद। सर जी हम कहते हैं सर ऐसा करें ना, इन 6 का भी कर लें और सुप्रीम कोर्ट 100 मोटिव शौकत वहां से स्टार्ट हो, वहां से भी ले लें। मैं समझता हूं कि इसका फैसला वहां से स्टार्ट ले लें। सुप्रीम कोर्ट ओपन ट्रायल करे, एक जस्टिस का जो ना पैमाना वो एक तायुन कर दिया जाए, पता चले कि हुआ है। और उसके साथ साथ चौधरी साहब, जब तक हमने सब ने पार्लियामेंटेरियंस ने मिलकर ईवान का तकद्दुस ना उसको हमने देखा, अगर हमने ईवान में रहकर अपने देखे ना, अभी तक हमारा अपोजिशन लीडर नहीं मुकर्रर किया जा रहा। हमारी सीटों के साथ जो हुआ वो सारे मंजरे यहाँ पर आ गई बातें, सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। इस ईवान को हमने आइन की रूह से जो जो चीजें थी हमने मुकम्मल की। हमने डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर चीज में। लेकिन अगर अपोजिशन को इस तरह रद्द करके आप फेंक देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये ईमान में ये ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। वक्त हो गया। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो उसकी मोरालिटी क्या होती है उस डिसीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज होती है। हम ये समझते हैं कि हम क्योंकि ले सकते हैं तो लेते जाए। अगर आपने भाई को भी दूसरी तीसरी दफा करते हैं ना तो वो कहते तुम मतलब मजाक बना लिया, यही होगा ना। अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, आपको पता ही है वो क्या है कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है, सॉरी कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यही हमारा है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ खासा, इसमें कोई शक नहीं मसला गंभीर है और जब तक सब लोग मिल के नहीं बैठेंगे ये मसला हल नहीं होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाने को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।